19वीं सदी के बिल्कुल आखिर में तारीख का एक बहुत ही तेज़ रफ्तार और आप कह लें कि एक बड़ा अहम वाक़या पेश आया, अफ्रीका पर यूरोपी नौआबादियात का क़याम। तो चलें आज हम उसी तारीख़ी दौर को ज़रा करीब से देखते हैं, जिसे स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका या अफ्रीका की छीना झपटी के नाम से जाना जाता है। और जब हम इस वाक़ये की बात करते हैं ना, तो इसका पैमाना नाकाबिले यकीन हद तक बड़ा था। यूरोपी ताकतों ने 10 मिलियन मुरब्बा मील से भी ज़्यादा का इलाका आपस में बांट लिया। ज़रा अंदाज़ा लगाएं, ये पूरे यूरोप से भी बड़ा इलाका था। और ये सब कुछ हुआ हैरत अंगेज तेज़ी से। देखें, 1880 में अफ्रीका का ज़्यादातर हिस्सा यूरोपियों के लिए एक अनजान दुनिया जैसा था, जहां हज़ारों खुदमुख्तार रियासतें थीं। लेकिन सिर्फ 30 साल में यानी 1912 तक इथोपिया और लाइबेरिया को छोड़कर पूरा का पूरा बर्रे आज़म यूरोपी कब्जे में आ चुका था। तो यहाँ एक बड़ा सवाल पैदा होता है कि आखिर तारीख में ज़मीन पर कब्जे की ये सबसे तेज़ और इतनी बड़ी कोशिश ये हुई कैसे? अच्छा, इस सवाल का जवाब समझने के लिए ना हमें उन मुहर्रकात को देखना पड़ेगा जिन्होंने यूरोपी साम्राज्य अज़ाइम को इतनी हवा दी। चलें सल्तनत की इस दौड़ को ज़रा समझते हैं। तो इस दौर की सबसे बड़ी वजह थी सनती इनकलाब। उसने यूरोप में बहुत गहरी तब्दीलियां पैदा की, जिससे ताकतवर कौमें उभरी जो अपना असर और रसूख बढ़ाने और नई मंडियां तलाश करने के लिए बेचैन थीं। नौआबादियात के पीछे आम तौर पर 4 बुनियादी वजूहात बताई जाती हैं, जिन्हें 4 C's भी कहते हैं। पहला सी था कॉमर्स यानी तिजारत, सोना, हीरे, रबड़ जैसे खामाल और नई मंडियां। दूसरा था क्रिश्चियनिटी यानी ईसाइयत का फरोग। तीसरा सी था सिविलाइजेशन यानी तहजीब। ये एक सोच थी कि अफ्रीका में यूरोपी तरक्की लाई जाए। और चौथा था कॉन्क्वेस्ट यानी फतह, जो कि यूरोपी ताकतों के बीच कौमी वक़ार और दुश्मनी की एक अलामत थी। और इस दौड़ में खिलाड़ी भी कई थे। बरतानिया और फ्रांस जैसी जो पुरानी नौआबादियाती ताकतें थीं, वो तो अपने मफादात को मज़ीद बढ़ाना चाहती थीं। लेकिन जर्मनी और बेल्जियम जैसी नई सल्तनतें, जो बिस्मार्क और किंग लियोपोल्ड दोम जैसे रहनुमाओं के मातहत थीं, वो भी मैदान में कूद पड़ी अपनी ताकत कायम करने के लिए। अच्छा, अब हम आते हैं इस अहम वाक़े की तरफ जिसने इस छीना झपटी के उसूल तय किए, यानी 1884 की बर्लिन कॉन्फ्रेंस और बरे-आज़म की बाकायदा तकसीम। ये कॉन्फ्रेंस जर्मन चांसलर ओटो वॉन बिस्मार्क ने बुलवाई थी और ये 1884 से 1885 तक चली। इसका असल मकसद ये था कि अफ्रीका में यूरोपी नौ आबादियात और तिजारत को मुनज़्ज़म किया जाए, ताकि ये ताकतें आपस में ही ना लड़ पड़ें। और यहाँ एक बहुत ही अहम, बल्कि आप कह लें कि सबसे चौंका देने वाली बात ये थी कि इस कॉन्फ्रेंस में एक भी अफ्रीकी नुमाइंदे को नहीं बुलाया गया, उनसे कोई मशवरा नहीं लिया गया। ज़रा सोचिए, पूरे बर्रे-आज़म की किस्मत का फैसला हो रहा था और वहाँ के लोगों को पूछा तक नहीं गया। इस कॉन्फ्रेंस में एक बड़ा अहम उसूल तय पाया, जिसे मुअस्सर कब्जे का उसूल कहते हैं। इसका मतलब ये था कि कोई भी यूरोपी ताकत किसी इलाके पर अपना हक तभी जमा सकती है जब वो वहाँ मुकामी रहनुमाओं से मुआहदे करे, अपना झंडा लहराए और एक इंतज़ामिया कायम करके अपना मुअस्सर कब्जा साबित करे। और बस इसी उसूल ने ज़मीन पर कंट्रोल करने की दौड़ को और भी तेज़ कर दिया। तो चलें अब यूरोप की ऊंची सियासत से हटकर ज़मीन पर जो हकीकत थी उस पर नज़र डालते हैं, यानी वो 110 मिलियन हैरान और परेशान लोग जिन पर ये नौ आबादियाती हुक्मरानी मुसल्लत की गई थी। हुक्मरानी के भी 2 बड़े तरीके थे। एक था बरतानवी बावास्ता हुक्मरानी का तरीका, जिसमें वो मुकामी ताकतवर लोगों और रहनुमाओं के जरिए हुकूमत करते थे। इसके बिल्कुल बरक्स फ्रांसीसी बराह रास्त हुक्मरानी करते थे, जिसमें वो मुकामी हुकूमत को ख़त्म करके अपना मरकज़ी फ्रांसीसी निज़ाम नाफिज कर देते थे। माशी इस्तेहसाल की सबसे खौफनाक मिसाल हमें कॉन्गो फ्री स्टेट में मिलती है, जो बेल्जियम के बादशाह लियोपोल्ड दोम की ज़ाती मलकियत थी। वहाँ रबड़ और हाथी दांत हासिल करने के लिए जबरी मशक्क़त और आज़ा काटने जैसे होलनाक मज़ालिम किए गए। लेकिन ऐसा नहीं था कि अफ्रीकी मुआशरों ने ये सब कुछ खामोशी से कबूल कर लिया हो। बिल्कुल नहीं। बर्रे-आज़म के कोने कोने में यूरोपी हमलों के खिलाफ शदीद मुज़ाहमत शुरू हुई। मुज़ाहमत की कई शानदार मिसालें हैं।
जैसे कि इथियोपिया में शहंशाह मेनेलिक दोम ने 1896 में आडवा की लड़ाई में इतालवी फौज को शिकस्त देकर अपनी खुद मुख्तारी बचाई। मगरबी अफ्रीका में सामोरी तोरे ने गुरिल्ला जंग के जरिए सालों तक फ्रांसीसियों को रोके रखा, और जनूबी अफ्रीका में जुलू सल्तनत ने अंग्रेजों के खिलाफ एक बड़ी जंग लड़ी। अच्छा, अब हम अपने आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। ये उस दौर की एक पायदार और बहुत पेचीदा मिरास के बारे में है, और ये कि किस तरह इस छीना झपटी ने आज के अफ्रीका की शक्ल बनाई है। तो सवाल ये है कि आज इसकी मिरास क्या है? ये हमें उन तवील मुद्दती नताइज पर गौर करने पर मजबूर करता है जो आज भी मौजूद हैं। इस दौर की गूंज आज भी सुनाई देती है। अपनी मर्जी से बनाई गई सरहदों ने मुखालिफ कबीलों को इकट्ठा और एक जैसे ग्रोहों को तकसीम कर दिया, जिससे आज तक के तनाज़ात को हवा मिली। खामाल निकालने वाली मईशतें बनाई गईं, जिसने मकामी सनत को पनपने नहीं दिया और माशी एनासार पैदा किया। और हाँ, रिवायती इख्तियाराती ढांचे और सकाफतें या तो ख़त्म हो गईं या उन्हें बदल दिया गया। आज की हमारी इस पूरी गुफ्तगू की बुनियाद थॉमस पेकनहैम की किताब द स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका है, जो 1876 से 1912 तक के इस गैर मामूली दौर की बहुत अच्छी तफसीलात फराहम करती है। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। एक सदी से भी पहले नक्शे पर जो लकीरें खींची गई थीं, वो आज भी लाखों लोगों की जिंदगियों पर कैसे असरअंदाज हो रही हैं।